10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे। हमारे साथ एक पूरा का पूरा शो इस समय पावर पैक्ड है। आशीष बहेती और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। रचना वैद्य और 5paisa.com के रुचित जैन अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ आज जुड़ेंगे। आज रचना जी के यहाँ लाइट प्रॉपर है तो ट्रेड्स लेंगे उनसे कुछ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हीलियोस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी जुड़ेंगे और उसके अलावा हम बात करेंगे Q2 नंबर्स पर एंजल वन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर से। तो ये सब कुछ ही देर में आपके लिए शो में लाइन अप है। आगे बढ़ते हैं, आप जरा मार्केट का रुख करते हैं इस समय। और निफ्टी देखिए क्लियरली मार्केट रेंज में है। लोअर बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट की निफ्टी ने आज वहाँ शुरुआत हुई। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने वहाँ सपोर्ट लिया। अब हायर लेवल पर थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा कंजेशन ये भी एक्सपेक्टेड था। तो एक रेंज में परफेक्ट मार्केट और विद इन दैट इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव आ रहे हैं। तो एक स्टॉक ट्रेडर्स के लिए अच्छा दिन है आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग अब तक है वोल्टास, अब करीब 4.25% ऊपर। और देखिए सबके दिन आते हैं, आज वोडाफोन आइडिया भी चल रहा है 4% के करीब। वोडाफोन आइडिया इस समय आपको ग्रीन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा HDFC AMC, कमेंस, ABB, ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL, REC, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां मूव्स अच्छे हैं। कहां पर थोड़ी सी इस समय डिक्लाइन है? फार्मा स्टॉक्स, इप्का लैब्स, जाइडस लाइफ, ग्लेनमार्क फार्मा, डॉक्टर लाल, ये सब स्टॉक्स हैं जहां पर एल्केम लैब्स, जहां पर आज आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। वीरू जी हाँ, तो ये अब तक की थोड़ी सी छोटी सी थीम थी और चलते हैं ट्रेड्स पिक करते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी वो घर पे सोलर पैनल लगवाया क्या आपने? अब तो लगवाइए, सब्सिडी मिल रही है उस पर। क्या लगाऊं? वो सोलर पैनल सोलर पैनल लगवा लीजिए, लगानी एक्सेस जाएगी ग्रिड में। लगानी ही पड़ेगी। तो ओवरग्रोन साइज्ड विलेज दैट वी आर स्टेइंग इन, लगानी ही पड़ेगी। यू आर वेरी राइट। जी आज के दो ट्रेड्स आपके। जी वैसे मार्केट में फॉलो थ्रू की बड़ी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज टाटा स्टील और वेदर इट इज हिंद पेट्रो। बट फिर भी कुछ नाम है जहां हिम्मत कर सकते हैं, हिम्मत करने वाला ही काम है इसमें ट्रेड करना। सो वन ऑफ द नेम्स इज एशियन पेंट्स एंड द अदर नेम इज M&M फाइनेंस। एशियन पेंट की अगर पहले बात करें, क्योंकि इसके साथ थोड़ा मैक्रो का सपोर्ट भी है, तो 3090 पे है इसके फ्यूचर्स। अगर ये काउंटर 3070 को होल्ड करेगा तो अपसाइड पे दिस कैन गो टुवर्ड्स 3130। तो एक ये हो गया। और दूसरा जो हमारा काउंटर रहेगा, जो हम इस वक्त जिसकी बात करना चाहेंगे, दैट इज M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस में इंट्राडे में तो मोमेंटम है ही है, लेकिन उसके साथ में वो 200 पीरियड एवरेज के सपोर्ट से एक टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। और जो फॉल हुआ है वो बहुत ही वर्टिकल फॉल हुआ है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है और एक पोजिशनल ट्रेड भी बनाया जा सकता है फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन पोजिशनल थिंग्स। तो यहाँ पे 291 पे है प्राइस। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को 289 पे ऐसे लगा के लॉन्ग करा जा सकता है और अपसाइड पे 295 एंड 298 के टारगेट्स लगाए जा सकते हैं। दोज हु वांट टू प्ले फॉर अ फ्यू वीक्स, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। 280 के एसएल के साथ अगर लॉन्ग करा जाए तो 310 तक के टारगेट्स उनके लिए भी रह सकते हैं। रुचित के पास चलते हैं। रुचित गुड मॉर्निंग। रुचित आपकी ट्रेड्स? जी वेरी गुड मॉर्निंग। दो स्टॉक्स है खरीदारी साइड और क्लियरली जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे, मोमेंटम दिखा रहे, वहीं पे नजरें है। ABB पहला स्टॉक रहेगा। ये पूरे सेगमेंट कैपिटल गुड्स के सेगमेंट देखेगा तो आज काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, चाहे सीमेंट्स हो, ABB हो, क्यूमिंस इंडिया हो। सो ABB में भी देखेंगे तो कल पूरे दिन में जितने वॉल्यूम्स हुए थे, ऑलमोस्ट हम उतने वॉल्यूम्स हम पहले 1 घंटे में ही देख चुके हैं स्टॉक में। सो काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम एक्शन है। तो 8700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है, 9100 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और वोल्टास में अपट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है, जहां पे हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक में कंटिन्यूड है। रिसेंटली करेक्शन आया, स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया और अब फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव ये स्टॉक ने रिज्यूम किया है। सो वोल्टास में 1830 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है, 1960 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके आशीष बहती जी आपके दो ट्रेड्स। जी वीरेन जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल जरूर गिरावट देखने मिली थी, लेकिन स्टॉक एक्जैक्टली 20 डे वहां पे सपोर्ट लिया और वहीं से बाउंस दिया आज भी। और सबसे आज मेटल में वापस एक बाइंग इंटरेस्ट पूरा सेक्टर में देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 750 तक का जोन दिखाने के लिए। तो 750 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 727 का एक एसएल मेंटेन करे।
दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो क्रॉम्पटन। स्टॉक काफी प्रेशर में है बट सेक्टर टेलमेंट इतना स्ट्रांग है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बन रहा है यहाँ पे। स्टॉक अभी भी 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो उसमें स्टॉप लॉस लगाना है वो 420 का कैसे लगाकर खरीदारी की जा सकती है 445 के टारगेट्स के लिए। प्रशांत जी, आपकी 2 ट्रेड्स। जी अनुज जी, मेरा फर्स्ट पिक हिंडाल्को था और मेरा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली जो आशीष जी ने किया वही था। तो मुझे लग रहा है कि वो ट्रेड रिपीट नहीं करूंगा, मैं वेदांता चुनूंगा। दोनों ही सेटअप सिमिलर है। अगर हम देखें राइजिंग 20 डेमा पे सपोर्ट लिया हुआ है और करीबन 490-95 के बीच ट्रेड कर रहा है। 485 485 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 505 से लेके 510 ये टारगेट हम मान सकते हैं। सेकेंड पिक मेरा पीआई इंडस्ट्रीज होगा। यहाँ पे बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है और वहां से टेक ऑफ होने की कोशिश हो रही है। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 4,535 4535 और यहां से मेरा टारगेट होगा 4,650 4650 का। ओके, तो चलिए ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। मीनवाइल जो लक्ष्मण जी ने न्यूज़ ब्रेक की थी, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए 3% डीए महंगाई भत्ता बढ़ने की जो उम्मीद है। नॉर्मली कंजम्पशन स्टॉक्स में उसकी वजह से एक रैली आती है। कुछ देर में जोड़ेंगे लक्ष्मण जी को, कुछ और खबरें भी अगर वो पिक कर पाएँ तो उनके साथ। लेकिन अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या व्यू ले रहे हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। एक जो सवाल आपके साथ सिनोनिमस हो गया है, मैं बार बार पूछता हूँ कि अब HDFC बैंक के साथ आगे क्या, कितनी पेशेंस रखनी होगी इन्वेस्टर्स को? यहाँ पे 5 साल से तो रखी हुई है। अनु जी, धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपकी टीम और व्यूअर्स को। तो अनु जी, एक्चुअली मैं वही सोच रहा था कि आप चालू करेंगे कि नहीं HDFC बैंक से, क्योंकि अभी पिछले चंद दिनों में थोड़ी रैली आने लगी है वहां पे, तो मुझे लगा शायद आप ना चालू करें। बट एनीवे, द पॉइंट इज अनु जी कि ये एक फॉरगेट HDFC बैंक, आप पूरे सेक्टर को देख लीजिए, काफी अरसे से चला नहीं था। और चला नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर था RBI का, लिक्विडिटी सकआउट करके बैठे हुए RBI जी। तो एनीवे ऑब्वियसली रुपी का इशू था, इसलिए वो दैट इज द स्टैंड RBI हैज टेकन। पर हमें वही लग रहा था कि थोड़ा जरा इन्फ्यूजन चालू हो जाता लिक्विडिटी का, तो शायद ये सेक्टर में एक रैली आ जाती जोरों की। लेकिन बहरहाल हमें अभी ऐसे लग रहा है कि वो नहीं होने वाला। RBI आई थिंक होगा तो जनवरी फरवरी में ही होगा ये इन्फ्यूजन और प्लस रेट कट। तो इसलिए ये हमें नहीं लगता कि होगा। लेकिन एक्चुअली आप देखिए कि ये वैल्यूएशन ये स्टॉक्स के क्या हो गए हैं आज की तारीख में। मतलब मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, लेंडर्स की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो वहां पे हमें लग रहा है कि अभी बहुत लिथार्जी आ गई। अभी एक तरह से होता है ना कि अभी हो गया ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा आस्ते आस्ते करना लेना चालू कर दो। और एक्चुअली FI का जिस दिन सेलिंग रुकेगा और वो वापस आएंगे मार्केट में, तो यही सब जो सेक्टर थे उन्होंने जो बेचे थे वहीं पे वापस बाइंग होगी और होपफुली ये सेक्टर विल कंटिन्यू टू परफॉर्म डिसेंटली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जोरों का आपको कोई रिटर्न मिलेगा, पर ये डिसेंट होगा और एक्चुअली चाहिए भी हमें, क्योंकि यही हैवी वेट्स है इंडेक्स में। और एक्चुअली आप देखिए जो आपका 2/3 मार्केट है आज की तारीख में, उसका तो वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। इट्स ओनली द जो है लिमिटेड मिड कैप्स हैं और स्मॉल कैप जो है, वहां पे आपने देखा है कि वैल्यूएशंस काफी फ्रॉथी हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे तो फिर भी काफी रीजनेबल है। तो मुझे लग रहा है कि अभी फ्रॉम हियर ऑन ये शायद एक लार्ज कैप ड्रिवन आपको एक रैली दिख सकती है आगे चल के। तो नहीं दिनशो जी, ऐसा नहीं है कि जब सिर्फ स्टॉक आपका गिरता है मैं तभी आपसे सवाल पूछता हूँ, जब चढ़ता है तब भी पूछता हूँ। ऐसा नहीं है। या अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं तभी पूछता हूँ तो फिर थोड़ा अपॉलॉजी उसके लिए। नहीं मजाक कर रहा था। हाँ नहीं मैं भी चलिए खैर, मैं समझता हूँ खैर कि आप और समीर जी दोनों दिल पे नहीं लेते हैं अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो। अच्छा, अब एक तो हो गई बात लार्ज कैप बैंक्स की, यहाँ क्लियरली वैल्यूएशन कंफर्ट है। और कहीं दिख रहा है आपको वैल्यूएशन कंफर्ट जहाँ पर आप इस समय स्टॉक्स खरीद रहे हैं? देखिए, हमें एक्चुअली IT में भी काफी वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है। आप TCS के रिजल्ट देख लिए आपने, इतने खास नहीं थे वैसे, लेकिन HCL टेक के जो रिजल्ट थे वो काफी अच्छे थे। और एक्चुअली कल एक ISG जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्टर है आईटी के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए, उनका एक कॉल था। तो उन्होंने भी यही बोला कि इंडियन आईटी कंपनीज आस्ते आस्ते मार्केट शेयर गेन कर रही हैं, और जो 100 मिलियन के छोटी वाली जो डील होती है, जो नॉर्मली डिस्क्रिशनरी डील होती है, वहां पे उन्होंने एक पिकअप देखा है होते हुए। तो ये सब जो है ना बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है हमारी आईटी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हम ये गेम में तो बहुत ही माहिर हैं, डिस्क्रिशनरी के गेम में, आउटसोर्सिंग की गेम में। तो हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो आईटी कंपनीज ने खास कुछ किया नहीं है इस रैली में। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी हमें कंफर्ट आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। तो दैट इज वन एरिया जहां हम स्टॉकअप कर रहे हैं। ओके दिनेश जी, अब आते हैं कुछ ऐसे स्पेस पे जहाँ पे हम वैल्यूएशंस को लेकर चिंतित थे। पूरा बाजार, एनालिस्ट लॉबी एक कूलिंग ऑफ का इंतज़ार कर रही थी, और मैं इस स्पेस की बात करने जा रहा हूँ जिसको लेकर कुछ नए फंड लॉन्चेस हुए थे। डिफेंस में एक अच्छी कूलिंग ऑफ हुई, और अब प्राइस देख कर स्क्रीन पे विजिबल है, जस्ट स्क्रीन पे रखिएगा एक बार, HAL की बाइंग आ रही है, वॉल्यूम्स चेज कर रहे हैं इन स्टॉक्स को। आपका व्यू जो कूलिंग ऑफ डिफेंस में हुई उसके बाद, क्या आप लोगों ने कुछ ऐड किया है लोअर लेवल्स पे? जी एक्चुअली देखा जाए वीरू जी, तो जो हीटिंग अप भी हुआ था वो ये सब फंड्स के चलते हुआ था, क्योंकि आप इंडेक्स ही देख लीजिए कितने स्टॉक्स है उस इंडेक्स में, आई मीन डिफेंस के इंडेक्स में। और दूसरा लिक्विडिटी भी नहीं रहती है, और तीसरी चीज जो ये कूलिंग ऑफ एक्चुअली जो ट्रिगर हुआ था वो मुझे लगता है बजट से ही चालू हुआ था। क्योंकि बजट में आपने देखा कि केपेक्स तो बढ़ गया है, लेकिन ज्यादा ऑपरेशनल एक्सपेंस का वो था देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था, लेकिन मोर फॉर ऑपरेशनल रीजंस था वो देन कैपिटल रीजन। तो इसलिए मुझे लगता है कूल ऑफ एक जायज भी था वहां पे। और दूसरा हमें लग रहा है कि एज यू सेड कि ओवरडन हो गया होगा, तो शायद इसलिए थोड़ा वापस जो जिसने बेचा है वो वापस आस्ते आस्ते ऐड कर रहे हैं। लेकिन हमें यही लगता है कि मेजर जो आपको शायद रन दिखे वो आपके फेब में जो बजट आएगा उसके बाद ही दिखेगा, कि उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि नया एक्सपेंडिचर वगैरह चालू हो रहा है कि नहीं उस सेक्टर में। ये सेक्टर जो है वो हैज टू बी ड्रिवन बाय गवर्नमेंट। ये प्राइवेट केपेक्स के बेसिस पे ड्राइव नहीं होता है, इट हैज टू बी ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट। और वहां पे जो आपने देखा डिफेंस में एक्सपेंडिचर वगैरह बढ़ा दिए, तो शायद आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली दिख जाए, क्योंकि एनीवे एज आई सेड स्टॉक्स वैसे लिक्विड हैं, लेकिन वैल्यूएशन अभी आज की तारीख में भी काफी हद तक स्ट्रेस्ड है यहाँ पे। तो हमें इतना कंफर्ट नहीं है, हमारे पास जो था हमने एक्चुअली रन अप टू द बजट में ट्रिम किया था ये सेक्टर, और हम कंटिन्यू टू उतना ही जो हमारे पास है वही लेके बैठे हुए हैं, ऐड नहीं किया हमने यहाँ पे। वो क्या नहीं किया आपने? अच्छा, अभी PSUs पे रहते हैं दिनेश जी। ये हरियाणा के चुनाव के नतीजे, उसके बाद अब हम और 2 राज्यों के चुनाव के नतीजों को अप्रोच कर रहे हैं। बीजेपी के जो नंबर्स रहे वहाँ पे जो उन्होंने सरकार का गठन किया, उसके बाद पेट्रोल डीजल प्राइसेस का ना काटना, और एक और चीज़ क्रूड का समहाउ इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में 74, 73, 75 की ट्रेजेक्टरी, समहाउ इट्स कंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी फॉर इंडिया एटलीस्ट। आपका व्यू क्या है? OMCs को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? क्या OMCs एक मूव के लिए ड्यू हैं? जी एक्चुअली हमें PSU में अभी आज की तारीख में इतना कंफर्ट नहीं रहा है। OMC स्पेसिफिकली वहां पे मुझे लगता है इलेक्शन के चलते कुछ OMCs पर अभी कंफर्टेबल नहीं हैं। अभी मेरे प्रश्न के उत्तर में पहला अगर आप देखें जो लाइन उन्होंने इस्तेमाल करी वो OMCs को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, आखिर क्या कर रहा है? निफ्टी 25,064 पे, तो वही 25,100 की ट्रेजेक्टरी में जाके थोड़ी फाइट है। बैंक निफ्टी की 52,000 की स्ट्राइक पे फाइट है, और थोड़ा सा जुझारूपन कायम है। अनुज, हम करते हैं दिनेश जी से वापस बात करेंगे, तब तक एक खबर ब्रेक कर देते हैं। शिपिंग सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जो आज कैबिनेट का एजेंडा है उसमें से एक इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है एक्सक्लूसिव, वो ये कि आज कैबिनेट से कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को मिल सकती है मंजूरी। क्या खास है इस बिल में, ये जानते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग, बड़ी खबर बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन है?
देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर बाद जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें शिपिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा फैसला हो सकता है। वो बड़ा फैसला कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को मंजूरी मिल सकती है। ये कोस्टल शिपिंग बिल जो है इसकी वकालत बहुत दिनों से इंडिया के जो पोर्ट सेक्टर हैं, पोर्ट कंपनियां, वो इसकी कर रही थी, क्योंकि इस बिल के लागू होने के साथ ही कोस्टल शिपिंग से जुड़े हुए कई सारे नियम जो हैं वो आसान हो जाएंगे। इसका मुख्य मकसद कोस्टल एरियाज में जो पोर्ट हैं वहाँ पे शिपिंग या शिप लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, पोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा शिप आ सके वो बढ़ावा देना। इसके लिए 3 खास कदम प्रस्तावित किए गए हैं इस बिल में। पहला कि जो भारतीय फ्लैग वाले जो शिप होंगे उनको आने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। पहला तो फैसला ये हो सकता है। इससे हुआ कि पोर्ट पर ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा। दूसरा, जो इंटरनेशनल शिप हैं उनके लिए जो शर्तें हैं, लाइसेंस की शर्तें, उनके रेगुलेशन की शर्तें अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के हिसाब से उसको बदले किए जाएंगे, उसको आसान किया जाएगा ताकि वहां से भी ट्रैफिक वहां ज्यादा बढ़े। और दूसरा, इनलैंड वाटरवेज से कोस्टल शिपिंग के बीच में एक इंटीग्रेशन हो, इसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लान वहां पे बनाया जाएगा ताकि और ज्यादा बेहतर तरीके से तालमेल किया जाए। तो ये शिपिंग सेक्टर के लिए कई सारे प्रस्ताव हैं, उसमें से एक बड़ा प्रस्ताव जिसको आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। तो ये क्या आज इसमें फाइनल अप्रूवल आ जाएगा लक्ष्मण जी, या इसमें कुछ और उसके बाद बाकी रहेगा? देखिए, ये आज मुझे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाएगी और मिलने की पूरी संभावना है। और जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी फिर इस बिल की डिटेल गाइडलाइंस तैयार की जाएगी और इसी बीच जो अगले महीने संसद का सत्र शुरू होगा वहाँ संसद सत्र से इसे मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने में इस बिल के प्रावधान लागू होने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे प्रधानमंत्री लगातार जोर दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस एरिया में अभी जितना क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा देरी होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। ओके, सो कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को आज अप्रूवल मिल सकता है और ये पोर्ट्स पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्शन आ रहा है शिपिंग कॉर्प और जी शिपिंग में। लेकिन खैर लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। और लक्ष्मण जी ने ब्रेक की ये खबर तो वो ऑफिशियल हो जाएगी आज कुछ देर में। अब आगे बढ़ते हैं और दिनशा जी हमारे साथ वापस जुड़े हैं। दिनशा जी, PSUs, शिपिंग, डिफेंस, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ले रहे हैं क्या आप? नहीं जी, बिल्कुल। शिपिंग तो मुझे लगता है हमने बहुत पहले देखना बंद कर दिया था, बिकॉज इंडियन फ्लैग बेयरिंग जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। मतलब बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जो प्योर शिपिंग में है, जैसे जी है वगैरह है, पर हमें कोई व्यू नहीं है। SCI वगैरह वो सब है, लेकिन हमें कोई व्यू नहीं है वहाँ पे, इसलिए हम ज़्यादा घुसते नहीं है उस सेक्टर में। और दूसरा जो मैं OMCs पे आई थिंक मेरा कट हो गया था, मैं यही बोल रहा था कि आज की तारीख में सबसे बड़ा जो वैल्यू अनलॉकिंग जो मूव होने वाला था वो था प्राइवेटाइजेशन, और उसकी कोई बात हुई नहीं, इसलिए हमें वहाँ पे कंफर्ट अभी थोड़ा हमारा कम हो गया है। और इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी बोला था, रन अप टू द बजट तो हमने सारे OMCs निकाल दिए थे हमारे पोर्टफोलियो में से। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनशा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। अब बात करते हैं एक मैनेजमेंट से। दूसरी तिमाही में एंजल 1 के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 40% तो आय 45% बढ़ी है। मार्जिन के साथ क्लाइंट बेस में भी बढ़ोतरी हुई है। नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एंजल 1 के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर जुड़े हैं। दिनेश जी गुड मॉर्निंग। शानदार नंबर, लेकिन क्या अब ये नंबर्स को रियर व्यू ग्लास में देखा जाए, जो सेबी के नए कदम आए उसके बाद क्या अब ये माना जाए कि अब ये पीक नंबर्स थे, यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट आएगा आगे? देखो, ये इंडस्ट्री का पीक मैं कहूँगा अभी काफ़ी सालों दूर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज जो टेलविंड है, जो कस्टमर का जो इनफ्लो चालू है वो तो बंद हुआ ही नहीं है। एंड ये सेबी के जो चेंजेस आए हैं टू लेबल, जिसका इम्पैक्ट मैंने लास्ट टाइम कहा था 8% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू होगा, जिसको हमने अपना ये कैश डिलीवरी पे चार्जेस और जो नॉन कैश कोलेटरल हमें आते उस पर इंटरेस्ट लगाने के बाद में वो निगेट हो गया हमारे लिए। उसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा। फिर आते दूसरे जो अभी जो चेंजेस आने वाले हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जो कि नवंबर 20 से लागू हो जाएंगे। उसका इम्पैक्ट हमें लग रहा है कि टोटल इनकम पे लगभग 13 to 14% होगा। और यही आप देखोगे, जैसे मैंने कहा, जो कस्टमर बेस जो ग्रो हो रहा है वो अराउंड 50% से ग्रो हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट
पूरे साल का देखोगे तो इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा, 1-2 क्वार्टर के लिए रहेगा। उसके बाद में जो कस्टमर ट्रेड करते हैं, वो जिनसे डिसाइड कर लिया है कि मुझे इक्विटी में ट्रेड करना है, वो ट्रेड करने वाले ही है। फिर अगर एफएनओ नहीं तो कैश सेगमेंट में करेंगे। तो टोटल इम्पैक्ट हमारे रेवेन्यू पे लग रहा है 13 to 14% से ऊपर नहीं होगा। और जैसे ये कस्टमर बेस 50-60% से ग्रो हो रहा है, तो कहाँ पर भी हमारे मार्जिन या कहाँ पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है हमें। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि 13 से 14% का ये जो है ये कॉम्पनसेट हो जाएगा, जिसको ट्रेड करना है वो तो ट्रेड करेगा ही करेगा। राइट, एक तो कॉम्पनसेट उसके हिसाब से होगा, और काफ़ी लीवर्स है जो हम अपने ये प्राइस चेंज भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म कंपनी के लिए क्लाइंट इज़ नॉट वेरी सेंसिटिव प्राइस के हिसाब से। उसको अगर लगेगा कि सचमुच अगर वॉल्यूम ज़्यादा ड्रॉप हुआ है और उनको अगर ₹5 पर ऑर्डर ज़्यादा देना पड़ता है, आई डोंट थिंक कस्टमर ₹5-10 के लिए सेंसिटिव है। भी का फैसला आया था, वो जो ओपन इंटरेस्ट का एक लिमिट लगाई हुई थी वो काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुई थी, वो 500 करोड़ पर ही थी। तो 15% या 500 करोड़ वो 7500 करोड़ हुई। क्या कुछ हद तक वो कॉम्पनसेट करेगा? क्योंकि बहुत लोग, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी कई पोजीशंस लेने में क्लाइंट को आपको मना करने पड़ता होगा कि नहीं आप नहीं ले सकते हो पोजीशंस, बिकॉज वो हमारी लिमिट एक्सीड हो रही है। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे ये हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी अभी तक, बिकॉज हम प्रॉप ट्रेड नहीं करते, हमारे पास बड़े अच्छे नए क्लाइंट नहीं है, ट्रेडर्स नहीं है। तो उस हिसाब से हमें कोई इम्पैक्ट इसके हिसाब से नहीं पड़ता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जो इतना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं कि अभी पीक बहुत दूर है, इसका क्या एक कारण ये भी माना जाए कि आपको लगता है कि अभी तो पाई बहुत बड़ा होना बाकी है? मतलब अभी जितने लोग हैं इस समय मार्केट में, ये नंबर यहाँ से अभी और एक्सप्लोड होना बाकी है? अनुज, ये जो डिजिटाइजेशन ने कमाल किया हुआ है ना, वो पूरे इंडिया को लेके आया है फाइनेंशियल सर्विसेज में। और ये जो यंग पॉपुलेशन है उनको अभी एक्सेस चाहिए टू डिफरेंट सर्विसेज, जैसे स्टॉक मार्केट का है, म्यूचुअल फंड है, लोन प्रोडक्ट्स है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है। तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड हुआ है डिजिटल प्लेयर्स का। इसके बाद में जो वॉलेट शेयर इंक्रीज होने वाला है वो तो जर्नी शुरू भी नहीं हुई है। अभी हम लैंड ग्रैब कर रहे थे, कितने क्लाइंट हम अक्वायर कर सकते हैं, उसमें भी अब देखोगे सिर्फ 35-40% क्लाइंट अभी एक्टिव है। बाकी जो प्लेटफॉर्म पे आया है, कहाँ ना कहाँ उनका इंटेंट है, सेविंग भी है, पैसे भी है, बट उनको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया कि एक जर्नी कैसे स्टार्ट करें। वहां पे हम लोगों को अभी कुछ कंटेंट बनाना है, अवेयरनेस बनाना है, और ये देखना ये जो कस्टमर ने एक्वायर किया वो एक्टिव होने चाहिए और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे साथ में लेने चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ से तो जर्नी शुरू हो रही है। यहाँ से अगर हम सक्सेसफुल हुए कि जो भी वो फाइनेंशियल सर्विस के प्रोडक्ट लेता है ये इंडिविजुअल, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले, क्योंकि ये यूथ है वो हर चीज डिजिटल कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी भी जर्नी, अपवर्ड जर्नी इन टर्म्स ऑफ वॉलेट शेयर सब डिजिटल प्लेयर के लिए काफी बाकी है। ये दिनेश जी, एक आपकी इंडस्ट्री में मार्जिन, मतलब आपके मार्जिन काफ़ी शानदार हैं, इन पर कोई प्रेशर आएगा क्या जैसे जैसे और लोग आ रहे हैं, ग्रो काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है? ज़ीरोधा तो खैर है ही मार्केट में, बाकी भी बड़े बड़े प्लेयर्स जिस तरीके से आ रहे हैं, इवन जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं वो भी अब काफ़ी कम ब्रोकरेज पे काम करने को तैयार हैं। तो क्या थोड़ा सा मार्जिन पर इम्पैक्ट आएगा? ये क्या ग्रोथ जो है वो कम मार्जिन पर आएगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज अब देखोगे अभी भी काफी एरिया, काफी अपना ये इंडिविजुअल जो मार्केट में नहीं है वो अभी तक नहीं आ रहे। कहाँ ना कहाँ पे किसी न किसी को इनोवेट करना है, इन कस्टमरों को कैसे मार्केट में लेके आए। तो ये सब जो चीजें हो रही है, नए नए प्लेयर आ रहे हैं, ये मार्केट को एक्सपांड करने वाले हैं। तो मुझे 5-7 तक तो ये लग रहा है कि ये सब लोग मार्केट एक्सपांड करेंगे। उसके बाद में स्टेज आएगा जहां पे हमको एक दूसरे के क्लाइंट लेने पड़ेंगे फॉर अवर ग्रोथ। अभी तक स्टेज बिल्कुल आई वुड से क्लियर टेरिटरी है कि मार्केट में आओ, अच्छे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो, बहुत सारे क्लाइंट है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सर्विस के लिए आ रहे हैं और सबकी मार्जिन प्रोटेक्टेड रहेगी। इनमें डिजिटल बिजनेस में क्या चाहिए? स्केल चाहिए। एक बार आपके पास स्केल आ गया तो आपकी मार्जिन कम से कम, जो मुझे दिख रहा है, 5-7 साल तक प्रोटेक्टेड है, जब तक आप कॉम्पिटिटिव एरिया में नहीं जाते हो। अच्छा दिनेश सर, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आप मार्केट शेयर क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैं जो चीज़ देख रहा था, अगर डिस्काउंट ब्रोकर्स भी अपनी ब्रोकरेज बढ़ाते हैं तो एक ट्रेडिशनल ब्रोकर और जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं उनके बीच का अगर ये डिफरेंशियल कम होता है तो एग्जैक्टली ये आप पे क्या इम्पैक्ट डालेगा? थोड़ा इस पर टिप्पणी करेंगे आपके मार्केट शेयर पे? चीज है, अभी भी प्राइसिंग में काफी बड़ा डिफरेंस है। अगर ये डिस्काउंट ब्रोकिंग अपने प्लेटफॉर्म फीस, अपना ऑर्डर का ₹5-10 से बढ़ाते हैं,
तो भी ट्रेडिशनल ब्रोकर से काफ़ी नीचे है। सेकेंड, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है वो रिप्लिकेट करना या वो एक्सपीरियंस देना इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कोई भी ट्रेडिशनल ब्रोकर्स अभी भी ये प्लेटफॉर्म कंपनी के नज़दीक नहीं है टू गिव सिमिलर एक्सपीरियंस। एंड क्लाइंट को आज क्या चाहिए, उनको 5 या 10 रुपये पर ऑर्डर इज नॉट सेंसिटिव, तो उनका एम टारगेट कुछ ज़्यादा है मार्केट में प्रॉफिट करने का या इन्वेस्टमेंट करने का। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वो कहता है जो प्लेटफॉर्म है वो स्टेबल होना चाहिए, ग्लिच फ्री होना चाहिए, और जो उनका एक्सपीरियंस मिल रहा है प्लेटफॉर्म कंपनियों से वो और कहाँ पर ट्रेडिशनल ब्रोकर से नहीं मिलेगा उनको। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और, इनफैक्ट आपके जो बाकी कारोबार हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ पे स्थिति कैसी है और यहाँ पे ब्रेक इवन की स्थिति कब तक आएगी? थोड़ा सा अगर जल्दी रिकवरी पाथ पे हो यहाँ पे आप। या इन सब वर्टिकल पे हमने करीबन 15-18 महीने से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया हुआ है, और ये सारे खर्चे अपने ये अकाउंटिंग में बुक किए हुए हैं। जो आप नंबर्स देख रहे हो जो खर्चे इंक्लूडेड हैं। अब जैसे हमने म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू की, वहाँ पे जैसे ही हमने शुरू की, हमने 3-4 क्वार्टर में देखा कि हम अभी नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल SIP। ये क्लियर कट बताता है जो भी हमारे पास कस्टमर है उनको अगर एडिशनल सर्विस देते हैं उनको अच्छा लगता है एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले। इस क्वार्टर में हमने लोन डिस्ट्रीब्यूशन का अपना ये नंबर डिक्लेयर किया हुआ है, जो हमने अभी काफ़ी क्लाइंट को ओपन अप कर दिया है। तो 360 करोड़ का हमने डिसबर्समेंट अभी तक किया हुआ है, और नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस भी शुरू करेंगे। तो ये सब वर्टिकल मुझे लगता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस है, ये तो नेक्स्ट ईयर ब्रेक इवन पे रहेंगे और प्रॉफिट लेके आएंगे। बाकी जो नए बिजनेसेस है AMC और वेल्थ मैनेजमेंट, काफ़ी हमने टीम और काफ़ी प्रोडक्ट रेडी कर दिए हैं। मुझे लगता है उन सब बिजनेस को 1.5, 2 या 3 साल लगेगा, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग। सो ओवरऑल खर्चे में ये सब चीज़ें भी इंक्लूडेड है, और जैसे ही इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा पहले टॉप लाइन पे फिर बॉटम लाइन पे, मुझे लगता है उसको 1.5 या 3 साल के बीच में लगेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, एक आप जरा अपने अब मार्केट एनालिस्ट का हैट पहनिए। आज BSE पर एक डाउनग्रेड आया और लोगों ने कहा, वो जेफरीज ने कहा कि बहुत चल चुका है ये स्टॉक का। आपका क्या मानना है, ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स हैं इनमें क्या वाकई में अब एक बहुत बड़ी रैली आ गई है या फिर ये रैली कंटिन्यू कर सकती है? देखो, वैल्यूएशन के हिसाब से हो सकता है अपना ये व्यू टेम्परी किसी इंस्टीट्यूट का चेंज होगा, बट ये जो मार्केट अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उनमें ग्रोथ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बस इनको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। अभी BSE के जो प्रोडक्ट पॉपुलर हो गए अपना रिटेल और इंस्टीट्यूशन में, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता अभी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ तो कंटिन्यू होगा। वैल्यूएशन के हिसाब से डेफिनेटली वो लोग अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस कहते रहेंगे, बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा जो हमको पीक देखना है ये सब इंडस्ट्री में अभी भी काफ़ी दूर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश जी, और ऑल द बेस्ट आपको। अच्छे नंबर्स आपके, और स्टॉक आपका वापस जो 4000 का 2000 हुआ था वापस अब करीब एक बार एंजल का स्टॉक लेकर आइए, वापस अब करीब 3400-3500 तक आता हुआ एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है ये पिछले 4 साल का। चलिए, यहाँ पर इस शो को समेटेंगे, ब्रेक लेंगे, और कंचन और वीरू नज़र आएंगे आपको ट्रेडर्स हॉटलाइन।